हम दलों का संरचनात्मक वर्गीकरण। संरचनात्मक का मतलब समझ लीजिए कि संगठन कि दलों को संरचना के आधार पर किस तरीके से बांटा जा सकता है, स्ट्रक्चर के आधार पे हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो ये बात डुवर्जर ने बताई और डुवर्जर ने कहा कि डुवर्जर ने जो दल बताए वो पहला है ब्रांच, दूसरा कॉकस, तीसरा सेल और चौथा मिलिशिया। तो एक ही बात कहने का डुवर्जर ने इसी को अन्य तरीके से भी कहने का प्रयास किया। लेकिन जब कहते हैं दल की संरचना का मतलब है दल में कितने लोग हैं, संगठन यानी नेता कौन है, उसका आम जनता से संबंध कैसा है, दल के रिलेशन लोगों से कैसे है, इसी बात को हम संगठन या संरचना के रूप में जानते हैं। जैसे कि संगठन या संरचना एक ही शब्द है, जैसा चाहे वैसा प्रयोग कर लें। जैसे कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बीजेपी में देखेंगे तो इनके अखिल भारतीय संगठन है, प्रांतों की इकाइयाँ हैं, जनपद परिषद हैं। तो पार्टी का संगठन पूरे देश में फैला होता है और उस संगठन का आम जनता से संबंध है, फिर उसका नेतृत्व है। इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो डुवर्जर ने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यूरोपीय दलों के बीच में कंपैरिजन का प्रयास किया और ब्रांच का मतलब है कि उन्होंने इसमें यूरोपीय समाजवादी दलों को या यूरोपीय राजनीतिक दलों को रखा हो, खास तौर पे जहाँ भी लोकतंत्र होता है, जैसे कि भारत में भी आप देखेंगे तो वो ब्रांच के रूप में पाया जाएगा। और इसी ब्रांच को उन्होंने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया। तो डुवर्जर के हिसाब से ये ब्रांच, जिसे वो ब्रांच पार्टी कह रहे हैं, उसी का अगला नाम ये भी हो सकता है कि मास पार्टी। नाम से दिखता है, ब्रांच का मतलब है ऐसी पार्टी संगठन में जहां संगठन का विस्तार किया जाएगा, संगठन में आम जनता की भागीदारी की जाएगी, संगठन हमेशा सक्रिय रहेगा, आम जनता को शिक्षित करेगा, आम जनता को अपने पास जोड़ने का प्रयास करेगा। ऐसी पार्टियों की ब्रांच यानी हमेशा अपनी सदस्य संख्या बढ़ाता जाएगा। और इसलिए मास, इसी को मास पार्टी कह सकते हैं कि पार्टी का उद्देश्य क्या होगा, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना, जनता को जोड़ते जाना, अपना संगठन बड़ा करना। ये उद्देश्य है मास पार्टी का, इसलिए उन्होंने ब्रांच पार्टी कहा। तो भारत में आप देखेंगे मास पार्टी ही तो है कि पार्टी अपना सदस्यता बढ़ा रही है, हर पार्टी अपना विस्तार करना चाह रही है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टी होना चाहती हैं, तो इसी को आप मास पार्टी कह लीजिए। जबकि एक दूसरी पार्टी है, अब तो ऐसा बहुत कम दिखता है, लेकिन अमेरिका की पार्टी को डुवर्जर ने कॉकस या इसी का दूसरा भी नाम है कैडर पार्टी, यानी पार्टी का जुड़ाव आम जनता से बहुत कम होता है। और अमेरिका में तो कहा भी जाता था कि पार्टी जो है वो 4 साल में एक बार बरसाती मेढक की तरह बिल्कुल दिखती हैं, क्योंकि चुनाव हुआ और पार्टी काम खत्म। तो पार्टी काम आम जनता से जुड़ना, आम जनता को ट्रेनिंग देना, आम जनता को अपनी विचारधारा बताना, इससे कम होता है। पार्टी का मूल सरोकार है कैसे हम चुनाव जीत लें। और इसलिए पार्टी बहुत व्यावसायिक लोगों का संगठन है, उसमें प्रशिक्षित लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं जो पार्टी को चुनाव जितवाने का काम करते हैं। और चुनाव खत्म हो गया, पार्टी काम खत्म। चुनाव खत्म हो गया, पार्टी काम खत्म। तो इस तरीके से इन्होंने कॉकस की व्याख्या की। अब सेल में उन्होंने साम्यवादी दलों को रखा, क्योंकि डुवर्जर का कहना था कि जब यूरोप में साम्यवादी दल आए तो वो स्वाभाविक रूप में साम्यवादी दलों का एक जनाधार, की पार्टी का एक जनाधार भी होता है। ब्रांच पार्टी क्या है, समाज के सभी संगठनों को अपने पास खींचेगी। या ब्रांच पार्टी को ही अगर आप कर्चाइमर की भाषा में कहना चाहे तो आप कह सकते हैं कैच ऑल पार्टी। तो मास पार्टी का उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास जोड़ा जाए, पार्टी से जोड़ा जाए, फिर चुनाव लड़ा जाए। ये उद्देश्य है मास पार्टी का। जबकि सेल का मतलब है कि साम्यवादी दल
लोगों को जोड़ने के बजाय कुछ खास लोगों को जोड़ने की वकालत करते थे, खास तौर पे श्रमिक, जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो उनकी विचारधारा को मानता है। तो उस श्रमिक वर्ग को आप जनाधार बनाकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास करते थे। इसका नाम है सेल। यद्यप कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में डुवर्जर ने तो बताया है कि कम्युनिस्ट पार्टी एक विचारधारा पे काम करती है, वो अपने समर्थन के लिए श्रमिकों पे आधारित होती है। ये हो सकता है आज के लिए सच ना हो, भारत के लिए, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर केवल श्रमिकों का समर्थन लेगी तो कैसे चुनाव जीत पाएगी। और आज तो ज़माना बदल गया, आज तो श्रमिकों से ज़्यादा जो ये मध्यम वर्ग आ गया है, जो प्रबंधक वर्ग आ गया, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, एडवोकेट। तो इसकी बात तो परंपरागत मार्क्सवादी चिंतन में नहीं थी, क्योंकि वो समाज को सीधा दो वर्गों में ही बांट देते थे। उसके बाद आप देखेंगे मिलिशिया। अगला दल कौन है? मिलिशिया। मिलिशिया का इन्होंने फांसीवादी दलों को मिलिशिया की श्रेणी में रखा। उन्होंने फासिस्ट पार्टी को मिलिशिया की श्रेणी में रखा। और देखेंगे मिलिशिया का संयोग की बात है, जो फासिस्ट पार्टी है और जहाँ पे साम्यवादी दल पाए जाते हैं, वो एक ही दल की सरकार को चलाते हैं। यदि डुवर्जर कहना है, डुवर्जर किसी साम्यवादी देश का अध्ययन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो साम्यवादी पार्टी का अध्ययन कर रहे थे। तो इस बात में फ़र्क है। मिलिशिया जो पार्टी होती है, फांसीवादी, जैसे मुसोलिनी का दल था, हिटलर का दल था, तो वो एक व्यक्ति का दल हुआ करता था। उसमें अनुशासन बड़ा तगड़ा था। यानी जबकि सामान्यतः दल जब होता है, जब हम संगठन की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो संरचना के साथ साथ दल की एक विचारधारा होती है, दल में एक लोगों का समूह होता है। और मिलिशिया पार्टी में ऐसा नहीं था। फांसीवादी दलों में हर बात हिटलर और मुसोलिनी की इर्द गिर्द घूमती थी। यानी बड़ा व्यक्ति पूजा था, और अनुशासन तो सेना जैसा पाया जाता था कि जो बात हिटलर ने कह दी, मुसोलिनी ने कह दी, वही बिल्कुल स्थिति हो जाती थी। इसीलिए डुवर्जर ने यूरोपीय दलों का अध्ययन करते हुए 4 प्रकार के दल के रूप में उन्हें विभाजित किया। अब कहने के अलग अलग तरीके हैं, जिसे हम फिर हमने कहा मास पार्टी, अब कह लीजिए। डुवर्जर ने उसी बात को मास पार्टी भी कहा, ब्रांच भी कहा। कॉकस कह लीजिए, कैडर पार्टी। अच्छा, नाम से दिखता है कॉकस। कॉकस का मतलब ही होता है थोड़े लोगों का समूह। काकस का मतलब मान लीजिए गुट। और फिर कैडर पार्टी, कैडर का स्वाभाविक मतलब है कि प्रशिक्षित लोगों का समूह, व्यावसायिक लोगों का समूह। एक प्रशिक्षित और व्यावसायिक लोगों का समूह, यह है कैडर पार्टी। तो इस तरीके से संरचना के आधार पे डुवर्जर ने ये विभाजन करने का प्रयास किया। अब पॉलिटिकल पार्टीज को, अब यही बात देखिए, यही आपको स्लाइड में भी लिखा गया है, यही आपको स्लाइड में भी लिखा गया है। तो कुल मिला के जो उन्होंने अध्ययन करने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम विभिन्न दलों के अध्ययन को देखें, यही तो कंपैरेटिव है। अब आप पूछेंगे कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं? तो भारत की पॉलिटिकल पार्टी सही मायने में यह लोकतंत्र है, जो कि हर पार्टी मास पार्टी बन गई है। और इसी का रिचाइमर की बात आप हर जगह उल्लेखित कर सकते हैं कि आज की पार्टीज कैसी हैं। कैच ऑल पार्टी, कैच ऑल पार्टी। और आज तो आप जानते हैं कि फेसबुक का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, बड़ा आधुनिक ज़माना आ गया है। तो प्रियान बेनको ने कहा है कि आजकल तो पार्टी बड़ी प्रोफेशनल है। अब देखिए, आजकल तो पार्टी का प्रबंध बड़े हाई फाई लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बड़े प्रबंधक हैं। वो आईटी सेल पार्टी का अलग है, फेसबुक, ट्विटर, मीडिया, उन पे सारी प्रचार करना, प्रोपेगेंडा करना। इसे आज के पार्टीज तो प्रियान बेनको के अनुसार वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल पार्टीज़ हैं, जो चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े प्रबंधकों को ऐसे हायर कर रही हैं जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने संगठन में लोगों को हायर करती हैं। तो समय के साथ पार्टी का बदला। अन्यथा जब दिल्ली के पहले चुनाव हुए थे, तो यहाँ पे, या भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसकी तस्वीर आप देखेंगे तो लोग बैलगाड़ी से चुनाव प्रचार करने जाते थे। अब आज चीज़ें फेसबुक, व्हाट्सएप तक आ गई। तो ये बड़ा परिवर्तन है। तो जैसे समाज बदलेगा, जैसे देश बदलेगा, पार्टीज भी बदलेंगी। तो ये इस बात को डुवर्जर ने दिखाया कैसे पार्टीज होती हैं। और फिर हम पार्टी की संख्या के आधार पर डिवीज़न करेंगे। लेकिन इस डुवर्जर की पार्टी के साथ, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये तो समस्या हमेशा आती है। अब देखिए, पार्टी से कंपेयर कर ले तो अपने आप चीज़ों को हम देख लेंगे।
लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में लोग ये कहा करते हैं, भाई मार्क्सवादी को जो तो हम साइड लाइन करके चलते हैं, पूरे चिंतन में ये मान के चलते हैं कि भाई चलो उदारवादी चलते हैं, मार्क्सवादी तो हम देखते नहीं। ये आलोचना बार बार की जाती है। अब इस आलोचना को हम दूर कैसे करें? अब एक ये भी आप कह सकते हैं कि भाई पार्टी सिस्टम में फिर भारत जैसे देशों की, विकासशील देशों के दलों की बात कहाँ की गई? तो विकासशील देशों की बात हम अलग से आपको बता देंगे, क्योंकि भारत में है, बहुत सारे हमारे यहाँ विचारक हैं जो विकासशील देशों के दलों की बात करते हैं। लेकिन अगर हम और दलों की बात करें तो तीसरा डिवीज़न है, यानी पार्टी का डिवीज़न हमने किन आधार पे किया? इसको जरा हटा दें। अभी तक हमने जो दलों का विभाजन किया, वो किस तरीके से करने का प्रयास किया? वह जो पहला तरीका था कि वो हमने किया कि विचारधारा के आधार पे, कि दलों में विचारधारा का प्रभाव होता है या संगठन का प्रभाव होता है। दूसरी बात हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, पहला विचारधारा के आधार पे, दूसरा फिर संगठन के आधार पे, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। फिर तीसरी बात कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया? फिर तीसरा एक विचारधारा है, दूसरा संगठन है, तीसरा फिर हम आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम दलों को संगठन और विचारधारा के बजाय हम किस तरीके से इसे संख्या के आधार पे देखें, मात्रा के आधार पे देखें। दलों को संख्या या मात्रा के आधार पे देखा जाए, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम कैसे मात्रा के आधार पे देखें, संख्या के आधार पे देखें। तभी तो दलों का विभाजन हमें समझ में आएगा, तभी तो हम दल का विभाजन सही मायने में समझ पाएंगे। दो चीज़ हमने देख ली, विचारधारा के आधार पे, संगठन के आधार पे, पहला कंपैरिजन देख लिया। फिर उसके बाद का कंपैरिजन कैसे देखें? मात्रा के आधार पे, संख्या के आधार पे। तो जब हम संख्या के आधार की बात करते हैं तो कैसी पार्टीज हो सकती हैं? संख्या के आधार पे बात करेंगे तो पार्टी फिर कैसी होगी? पहला, संख्या के आधार पहली पार्टी होगी मार्क्सवादी देशों में, यानी जहाँ पे मार्क्सवादी शासन होता है। और मार्क्सवादी शासन के बारे में जो पार्टी की बात कही है, वो सबसे बढ़िया व्याख्या लेनिन की है। मार्क्सवादी दलों के बारे में जो पार्टी का उल्लेख किया गया है, वो सबसे बढ़िया व्याख्या लेनिन की है। और लेनिन ने किस तरीके से पार्टी का जिक्र किया है, उन्होंने इसे लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का नाम दिया है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। बात याद रखिए, मार्क्सवादी शासन में दल कितने पाए जाते हैं? मार्क्सवादी शासन एक दलीय शासन को मानते हैं, वन पार्टी गवर्नमेंट। आपको फिर याद दिला दें, मार्क्सवादी शासन में सबसे बढ़िया चित्रण डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के रूप में किया गया लेनिन ने। और लेनिन का कहना था कि देखो भाई, मार्क्सवादी एक सर्वहारा का पार्टी है और सर्वहारा वर्ग की अग्रपंक्ति है, ऐसा लेनिन कहा करते थे। लेनिन कहा करते थे पॉलिटिकल पार्टी क्या है? इट इज वेन गार्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट। ये सर्वहारा वर्ग की अग्रपंक्ति है, फ्रंट लाइन ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग का अगर वेन गार्ड, VANGUARD वेन गार्ड है। अब अगर ये अगली पंक्ति है, सर्वहारा वर्ग का अगला पंक्ति है, तो सर्वहारा वर्ग को चर्चा करने का समय मिलेगा, पार्टी में संगठन की बात होगी, चर्चा करने का समय मिलेगा, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। इसलिए लेनिन कहा करते थे कि पार्टी का स्वरूप ऐसा होगा, इस तरीके का, पहले सर्वहारा के लोग आएंगे, आम सर्वहारा रहेगा, फिर उसमें संगठन बनेगा, फिर उसकी सेंट्रल कमेटी होगी, पोलित ब्यूरो होगा, पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी होगी, फिर पार्टी का महासचिव होगा। तो साम्यवादी दलों में भी ये तो मानना पड़ेगा कि हर जगह दल, तो यहाँ पे मिशेल की बात आ जाती है, मिशेल्स की बात, कि सही मायने में कोई दल सर्वहारा से मिलके बनता नहीं। मिशेल का ये तो कहना है, हर बात को कंपैरिजन के रूप में देखेंगे। मिशेल्स का कहना है कोई दल सर्वहारा का बनता ही नहीं, दल तो स्वाभाविक रूप में सर्वहारा का नहीं होता,
दल तो हमेशा विशिष्ट लोगों का होता है। ये बात तो आप साम्यवादी दलों में भी देख सकते हैं। भले वो कहा करते सर्वहारा सर्वहारा, क्योंकि साम्यवादी दलों का एक संगठन था ही। तो संगठन कैसा था, जहाँ पे आम कार्यकर्ता थे, इधर संगठन था, आम कार्यकर्ता था। फिर उसके बाद उसकी साम्यवादी दलों की एक सेंट्रल कमेटी होती थी, एक केंद्रीय समिति होती थी, या अभी भी होती है जहाँ भी साम्यवादी दल है। फिर पोलित ब्यूरो होता है, यानी पॉलिटिकल ब्यूरो। फिर पोलित ब्यूरो होता है, और पोलित ब्यूरो का अपना एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, और उसके बाद पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी, उसके बाद सबसे ऊपर महासचिव, साम्यवादी दल का महासचिव। इस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सारे सर्वहारा वर्ग के लोग पार्टी में आ जाएंगे, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो मिशेल्स कहा करते थे, भाई ये तो कहिए तो हम मान सकते हैं कि पार्टी सब लोगों के लिए काम करेगी, चलिए ये तो मान लेंगे, लेकिन पार्टी आम लोगों का संगठन है, ऐसा कहना तो बड़ा कठिन है। इसलिए कहा जाता है कि मैक्स वेबर ने भी बात कही थी कि भाई जब भी कोई समूह बड़ा होगा तो उसे आम जनता तो नहीं चला पाएगी, उसे संगठन ही चला पाएगा। मिशेल्स ने इसे लौह नियम का दर्जा दे दिया। लेकिन अगर हम मार्क्सवादियों की बात करें तो पहला, मार्क्सवादी सिस्टम में एक दल पाया जाता है, एक दली शासन। एक दली का मतलब है, मार्क्सवादियों की मानता है कि एक ही विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, साम्यवाद, और साम्यवाद के अलावा कोई दल हो ही नहीं सकता। क्योंकि मार्क्सवादियों की यहाँ पे समझ जो है वो उदारवादी चिंतन से अलग है। मार्क्सवादी कैसे मानते हैं, मार्क्सवादी व्यवस्था में जो दल ही बड़ी केंद्रीय भूमिका में होते हैं, मार्क्सवादी व्यवस्था में दल बड़ी केंद्रीय भूमिका में होते हैं। जैसे आप देखेंगे मार्क्सवादी में चीन जैसे देश का एग्जाम्पल हम दे दें, अभी सोवियत संघ में तो रहा नहीं, तो चीन में तो साम्यवादी जो दल है, तो पहला तो एक दल होता है। एक दल का मतलब है यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक दलीय प्रणाली नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनकी मूल मान्यता है कि समाज में लोगों का हित तो एक ही है। इनकी ऐसी मान्यता, अनेक समाज में अनेक वर्ग हैं, अनेक वर्ग के हित आपस में टकराएंगे, अनेक वर्गों के हित आपस में टकराएंगे, और उसके बाद फिर निर्धारित होगा कि कौन सही है कौन गलत है। मार्क्सवादी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। उनका कहना है कि समाज में हितों का टकराव ही तो हमें ख़त्म करना है। और हितों का टकराव होता कैसे है, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियाँ असमान हैं, और जैसे हम अर्थव्यवस्था समान कर देंगे, एक जैसी आर्थिक स्थिति लगा देंगे, तो हितों के टकराव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हितों का टकराव कभी होगा ही नहीं। इसलिए साम्यवादी दल हमेशा एक दलीय व्यवस्था की बात किया करते थे। मैं प्रतिस्पर्धा की जरूरत ही नहीं है, संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। साम्यवादी संघर्ष का समूल खात्मा करने की बात करते थे। इसलिए चीन की बात देखेंगे तो साम्यवादी दल ही तय करती है कि विधायिका में कौन जाएगा, यानी विधायिका का सदस्य कौन होगा, साम्यवादी दल तय करेगी। कार्यपालिका में कौन जाएगा, साम्यवादी दल ये बात तय करेगी। न्यायपालिका का मेंबर कौन बनेगा, साम्यवादी दल ये बात तय करेगी। और यहाँ तक कि आपके यहाँ संसद में भी कौन जाएगा, ये मान्यता साम्यवादी दल ही सुनिश्चित करेगी। तो सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, साम्यवादी दलों के। ये बात है। एक दलीय व्यवस्था में एक तो प्रतिस्पर्धात्मक दल नहीं है, प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत ही नहीं है, और ये मानते भी प्रतिस्पर्धा का पूरा विचार तो पूंजीवादी बुर्जुआवादी है। इसलिए इनकी समाज की समझ उदारवादियों से अलग है। उदारवादी अलग किस्म के समाज की बात करते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं नहीं भाई, साम्यवादी दल ही सबको प्रेरणा देगा। इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि दलों से लगाव रखिए, नहीं नहीं, दलों का पार्ट होइए। यहाँ तक कि सेना भी, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो सेंट्रल मिलिट्री कमांड के भी हेड है, और इसीलिए साम्यवादी देशों में दल का बड़ा प्रभाव होता है। दल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में काम करती है। जबकि आप देखेंगे उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में दलों की भूमिका अलग किस्म की होती है। पहला, भाई उदारवादी देश की मान्यता, उदारवादी विचारधारा साम्यवादियों से इस मामले में अलग है कि उदारवादी मानते हैं समाज में अनेक समूह हैं, अनेक समूह हैं तो लोगों के अलग अलग हित हैं। अब अलग अलग हित है तो समाज में संघर्ष होना बड़ा स्वाभाविक है। अब इसलिए हर समूह को, अब उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं तो लोकतंत्र तो कहता है एक समूह बना लीजिए, संगठन बना लीजिए। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में बात है समूह और यूनियन एसोसिएशन बनाने का अधिकार।
इसलिए लोकतांत्रिक देशों में समूह संगठन बनाना ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का भाग है। तो उदारवादी देशों में समूह संगठन कई बन जाएंगे, जो चाहे वो बना ले अपने। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे तो सीधी सी बात है, साम्यवादी दल, अगर कोई और दल आना भी चाहता है, ऐसे कई बार आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि नहीं चीन में तो कई दल काम करते हैं, कई दल केवल दिखावटी के हैं, दल तो वहाँ एक ही है, साम्यवादी। अब साम्यवाद के नाम पे कोई अलग अलग दल बना लेना चाहता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती, साम्यवाद का विरोध संभव ही नहीं है। जबकि यहाँ पे उदारवादी में क्या होता है, देखिए उदारवाद में दल की भूमिका अलग होती है। एक तो नागरिक समाज है, या भाषा में कह लें समाज है, एक तरफ समाज है और दूसरी तरफ सरकार है। एक तरफ समाज है, दूसरी तरफ सरकार है, और बीच में क्या है, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल क्या करता है, समाज की मांग को कहाँ पहुंचा देता है, सरकार तक। सरकार की नीतियों को कहाँ पहुंचा देता है, समाज तक। तो ये पार्टी की भूमिका होती है, और एक ही दल नहीं होता, प्रतिस्पर्धात्मक दल होता है। अब प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब है दो दलीय भी हो सकता है, बहुदलीय भी हो सकता है, और एक दलीय प्रभुत्व भी हो सकता है। इसे उदारवादी देशों में पार्टी सिस्टम कैसा चलता है, प्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव चलेगा, कॉम्पिटिटिव तरीका चलता रहेगा। इसका मतलब है कि भाई आज एक दल है, कल दूसरा हो जाएगा। जैसे भारत में क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक दल है, कितने दल यहाँ पे हैं, और आप भी चाहें तो आप दल बना ही सकते हैं। और दल ये बनता इसीलिए कि हम लोकतंत्र है, और ये फंडामेंटल, और समाज में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, समूह है, तो हर समूह को, हर विचार को, हर क्षेत्र को अपने अनुसार राजनीतिक दल बनाने की इजाज़त दे दी जाए, ऐसा उदारवादी मानते हैं। मार्क्सवादी ऐसा नहीं मानते। इसलिए अगर आप इस दोनों ग्राफ को देखें, मार्क्सवादी मानते हैं कि दल की भूमिका केंद्रीय होगी, दल सबको निर्देशित करेगा, दल के द्वारा सभी का निर्देशन होगा, चाहे सर्ग विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सबका निर्देशन दल के द्वारा होगा। इनकी मान्यता अलग है कि नहीं नहीं, दल तो सही मायने में एक मध्यम वर्गीय समूह है, एक अपने आप में बीच का स्तर है, जहाँ पे सरकार समाज सरकार के बीच एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, और आपस में कंपटीशन चलता रहता है। इसलिए ये पूरी व्यवस्था को मार्क्सवादी उदारवादी अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो व्यवस्था को मार्क्सवादी उदारवादी अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो अगर हम इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि इसीलिए इस संदर्भ में देखिए, तो मार्क्सवादी